गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9th के लिए चैप्टर 5 था आखिरकार मैं हिंदी में कैसे आया, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर। इन्होंने अपनी कहानी में यह लिखा है कि मैं कितने बेबसी के बाद अपनी पहुंच हिंदी में बना सका, जो कि अगले वीडियो में आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। आज की शुरुआत में मैं यहाँ से कर रही हूँ कि उन्होंने जो लिखा है कि जब मैं शिक्षा का आखिरी पड़ाव अपने मन में सोच लिया था और दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, उस समय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं यह सोचा नहीं था कि कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। एक तरफ अर्थ की व्यवस्था थी, दूसरी तरफ मानसिक तौर पर उनके अपनी पत्नी का वियोग था, क्योंकि वह 30 वर्ष की अवस्था में ही अपनी पत्नी से अपने आप को अलग मान लिए थे। उनकी पत्नी, जैसा कि मैं बताई थी, कि वह इलाज के बिना मर चुकी है। इस व्यथा को वह अपने मन के अंदर ही वियोग स्वरूप बिता रहे थे। वह इतने व्यथित थे कि उन्हें किसी की बात सुनना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने जो लिखा है कि मेरा एक मित्र नरेंद्र दास थे, उनकी बात भी जहाँ तक उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। संयोगवश वह अपने ससुराल में एक दवा की दुकान पर कंपाउंडरी करने लगे और उसी दवा दुकान पर बच्चन जी से उनकी मुलाकात होती है। बच्चन जी उन्हें यह आगाह करते हैं कि जब तुम यहाँ अब रहोगे तो तुम जी नहीं पाओगे, तुम मेरे साथ इलाहाबाद चलो। उन्हें यह बात काफ़ी अथाह असमंजस की स्थिति में ले आया कि आखिर मैं इलाहाबाद जाके क्या करूँगा। बच्चन जी उसी झंझावात की वर्षा में, काफ़ी आंधी तेज़ तूफान, लोगों ने उन्हें जाने से रोका, लेकिन वह अपने ससमान वहाँ से चल दिए और यथासमय स्टेशन पहुँच गए। दोनों चले। जब इलाहाबाद वो पहुँचे तो उनके गार्जियन के स्वरूप बच्चन के पिताजी ही वहाँ दाखिल हुए और उन्हें समझा बुझाकर बच्चन ने समझाया कि मैं तुम्हारे प्रीवियस एमए तक की पढ़ाई को मैं संभालूंगा, इसमें जो खर्च आएंगे मैं उन्हें दूंगा। और साथ साथ यह भी कहते हुए उन्हें यह तर्क दिया कि मैं चाहता हूँ कि तुम आदमी बन जाओ। आदमी इस मायने में कि तुम कुछ वैसा करो, कुछ वैसी पढ़ाई करो ताकि तुम्हें आसानी से नौकरी मिल जाए। और यह भी हिदायत देते हुए बताए कि फिर मुझे तुम वह पैसे लौटा दोगे। मन में आंतरिक व्यथा थी, कुछ कह न सकते थे। एकाएक इतनी बड़ी शर्त को मान लेना उनके लिए काफ़ी कष्टदायक था, जो कि कभी हिंदी से अवगत न थे। उनका वातावरण उर्दू रहा, पारिवारिक माहौल उर्दू था। बाद में वो अंग्रेजी के कई कविताएं लिखे थे, ऐसे उन्हें गज़ल सुनना पसंद था। लेकिन जब यह बात उनके मन में आ गई कि बच्चन जी ने जो मुझे बातें कही है उस पर मुझे किस तरह से अमल करना है, तो छोटे छोटे सिनोट को वो तैयार करने लगे और सरस्वती प्रकाशन के माध्यम से बच्चन को जब यह उनका 1-2 सिनोट हाथ लगा, वो काफ़ी खुश हुए। उनके हिंदी से वो इतने प्रभावित हुए
कि उन्हें अच्छी अच्छी पुस्तकें भेजना शुरू किए। हालांकि शमशेर बहादुर ने लिखा है कि मुझे सुमित्रानंदन पंत और निराला की कविता ने हिंदी की ओर मोड़ लिया। अपने दर्द को छिपाने में मुझे बहुत साथ दिया, अपनी भावुकता को निभाने में मुझे बहुत सहारा दिया। ऐसी कविताएं पढ़ कर के मैं काफ़ी अपने भाव को छिपा लेता था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में यह लिखा है कि अगर मुझे यह हिंदी की कविताएं हाथ न लगती तो शायद मैं इस वियोग को सह नहीं पाता, अपनी भावना को इतने अच्छे ढंग से संयोग कर हिंदी में नहीं ले आता। हालांकि उनके पारिवारिक परिवेश के माध्यम से उन्हें कभी कोई भाषा सीखने में, किसी भाषा को अपनाने में कोई दीवारें महसूस नहीं हुई। वह स्वच्छंद विचार को अपना करके हिंदी भाषा को अपनाए। इसमें बच्चन जी का जो योगदान था वह उन्हें अर्थ के रूप में तो मदद मिली ही, साथ साथ उनकी मानसिकता को कितनी प्रबलता से उन्हें सहयोग दिया। वह लिखते हैं कि मुझे यह कहने के लिए कोई शब्द नहीं है कि बच्चन की सहयोग भावना को मैं किस प्रकार से व्यक्त करूं। हमारे जैसा निरीह व्यक्ति जो कि एक छोटी सी दवा दुकान में कंपाउंडरी करते थे और यहाँ उनका ख्वाब था कि मैं इतने बड़े साहित्यिक बनूं, इतने बड़े उपन्यासकार बनूं, भला यह कौन सोच सकता था। बच्चन के राह पर चलने के लिए उन्होंने कितना संकल्प लिया, कितनी बड़ी उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने मन में प्रतिज्ञाबद्ध हुए। यह उनकी कहानी में झलक के स्वरूप सब लोगों को एक सीख देती है कि व्यक्ति जब अंदर से टूट जाता है, उनकी आंतरिक व्यथा जो थी वह किसी को सुनाने के लायक नहीं थी, तब उनकी सहारा स्वरूप उनकी लेखनी बनी। वह लेखनी जो दिन रात उन्हें चित्रों के माध्यम से मानस पटल पर छाता था और कलमों के द्वारा कागज़ पे लिख डालते थे। भला ऐसे मानस पटल की कल्पना जब की जाती है तो वास्तव में लगता है कि वह व्यक्ति कितने चिंतनशील होंगे, जो अपनी व्यथा को पहले चित्रांकित करते थे, उसके बाद उसको लिखित स्वरूप कागज़ पर लिखते थे। बच्चन का सहयोग अपने जीवन में उन्होंने इस कदर निभाया कि उनका तो सम्मान साहित्य जगत में था ही। खासकर शमशेर बहादुर ने जो सम्मान अपने आप को दिलाया उसमें भी उसका सहयोग काफ़ी सराहनीय है। एक गिरे इंसान को उठाना, एक पथ से भ्रष्ट व्यक्ति, पथ से भटका हुआ व्यक्ति को राह पर लाना बहुत अहमियत रखता है, जिसको कि बच्चन ने बाकायदे अपने मित्रवत, पुत्रवत या मानवता के कारण इस ढंग से निभाया जो कहानी के प्रत्येक अंश को छू जाता है। भला यह सोचने की बात है कि जब उन्हें दवा की दुकान पर एक दो लाइन कविता के एक छोटे से टुकड़े उन्हें हाथ लगा, इससे उन्होंने समझ लिया कि इस व्यक्ति के अंदर में कितनी विद्वता छिपी हुई है, कितने चिंतनशील वो व्यक्ति होते हैं जिसके बारे में इतनी उनकी जिज्ञासा होती है और उस मोड़ पर उस व्यक्ति को ले आते हैं जहाँ की उनका कल्पना था। बच्चन कभी यह सोचते नहीं थे कि यह अर्थ से टूटा हुआ व्यक्ति, यह मानसिक व्यथा से व्यथित व्यक्ति कभी इतने अच्छे काम को कर सकता था। लेकिन संयोग कहा जाए, उनकी मेहनत कहा जाए और उनकी सराहना कहा जाए कि व्यक्ति उस मुकाम पर पहुंच गए जो साहित्य जगत में ना कि
सिर्फ गद्य भाग और काव्य भाग में ही अपना नाम रोशन किया है, बल्कि उनके द्वारा कई उपन्यास ऐसे लिखे गए हैं जो मानव के मानस पटल पर छा जाता है कि यह व्यक्ति व्यथित होते हुए कितने चिंतनशील थे। बच्चन की अनेक कविताएं को पढ़कर उन्होंने यह कल्पना किया कि आदमी अगर अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है तो बाधाएं खुद से सिमट जाती हैं। अगले वीडियो के माध्यम से इस कहानी के शेष भाग को बताया जाएगा। धन्यवाद।